Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for all the regulatory and banking aspirants. जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने गोल्ड एंड सिल्वर लोन्स के रिलेटेड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस यहाँ पे बेसिकली पब्लिश कर दी हैं और उन डायरेक्शंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इन डायरेक्शन से रिलेटेड किसी भी अपकमिंग एग्जाम में, चाहे वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, एसबीआई सीबीओ या इवन रेगुलेटरी या बैंकिंग एग्जाम्स हो, उनमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि यहाँ पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, इसको स्कैन कर लो, इसमें ज्वाइन कर लो। इसमें मैं आपको आरबीआई वेबसाइट की कवरेज, अपने जितने भी यूट्यूब सेशन हैं उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन गाइडलाइंस की। तो गाइडलाइंस आप लोगों को पता है, मैं आरबीआई की वेबसाइट से ही पढ़ाता हूँ, तो वहीं से मजा आता है, तो वहीं से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल ये गाइडलाइंस आई, कल किसी वजह से मैं क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था तो कल ये सेशन नहीं लेके आ पाया, तो मैंने कहा चलिए आज आप लोगों के लिए सेशन कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि ये लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलेटरल डायरेक्शंस 2025 जो है, ये हम डायरेक्शंस कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स। ठीक है, जो कोलेटरलाइज हमारे गोल्ड या सिल्वर लोन्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये गाइडलाइंस आई हुई हैं। तो इनमें जो फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन है वो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, लेकिन इसका ओरिजिन देखो यहाँ पे नहीं है, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। जैसा कि मैं अभी कुछ पुराने मतलब सर्कुलर्स भी स्टूडेंट्स को कवर करा रहा था, उससे रिलेटेड कल मैं एमसीक्यू बना रहा था, तो कहीं ना कहीं गोल्ड लोन से रिलेटेड कुछ इरेगुलर प्रैक्टिसेस हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन ग्रांट। मैं सितंबर का कल, क्योंकि क्वेश्चन कल ही मैंने सेशन लिया था यूट्यूब पे एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो मैं ये देख रहा था, मैंने कहा यार गोल्ड लोन्स में कहीं ना कहीं आरबीआई जो है दैट इज रियली कंसर्न। कहीं ना कहीं एलटीवी वैल्यू से रिलेटेड इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं प्रोसेस जो स्टैंडर्डाइज नहीं है उससे रिलेटेड इश्यूज हैं। तो ठीक है, आरबीआई ने जो है यहाँ पे चीज़ों को स्मूदन आउट करने के लिए फाइनली फाइनली दे हैव कम अप विद द डिटेल्ड गाइडलाइंस। तो इन गाइडलाइंस को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम डिस्कशन कर ले। ठीक है, पहली चीज ये गाइडलाइंस क्या है। देखिए आप क्या है, अगर आपको गोल्ड लोन लेना है, आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर है, ठीक है, तो आप वो एज ए कोलेट्रल के तौर पे यूज कर सकते हो एंड आप बेसिकली अपने कंजप्शन के रिगार्डिंग बैंक से लोन ले सकते हो। तो ये देखने में तो किसी भी नॉर्मल कोलेट्रलाइज लोन की तरह लग रहा होगा कि कोई भी चीज आप प्लेज करो। एंड देखो यहाँ पे हाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि कोलेट्रलाइज लोन, तो गोल्ड लोन्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप क्या करते हो, आप गोल्ड को बैंक की कस्टडी में देते हो। तो यहाँ पे जो हम ये जो कोलेट्रलाइज लोन है इसको हम प्लेजिंग बोलते हैं या प्लेज्ड लोन्स बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आप सपोज नॉन मूवेबल असेट्स के अगेंस्ट अगर लोन्स लेते हो लाइक हाउस लोन एंड ऑल, तो उसके लिए टर्म होती है मॉर्गेज। एंड जब जो असेट है वो आपकी कस्टडी में रहे एंड उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाए तो उसको बोला जाता है हाइपोथिकेशन। वहां पे एक चार्ज क्रिएट किया जाता है, मतलब कि अगर आप लोन में डिफॉल्ट करोगे तो फिर आपके असेट पे एक चार्ज, मतलब बेसिकली ओनरशिप क्रिएट की जा सकती है, उसको हाइपोथिकेशन, जैसे कार लोन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लेज लोन्स की, विच इज बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, लेकिन और भी तरह के हमारे प्लेज लोन्स होते हैं, वो अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे। तो इन गोल्ड लोन्स या प्लेज लोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें समझ में आ जानी चाहिए पहले ही। सबसे पहले एक टर्म होती है यहाँ पे बुलेट रीपेमेंट लोन्स। बुलेट रीपेमेंट क्या होता है कि गोल्ड लोन्स में बैंक एक स्पेशल ऑफर देते हैं कि भाई आपको हम लोन दे रहे हैं और आप इसको वन इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो आफ्टर अ टाइम पीरियड विद इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे घर के लिए लोन लेते हो, आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है एंड देन आप प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ईएमआई के अकॉर्डिंग पे करते रहे। तो यहाँ पे बुलेट रीपेमेंट का ऑप्शन होता है कि वन टाइम आप एक ही बार में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर दो, इसको बोला जाता है बुलेट रीपेमेंट। तो इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स हैं, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो हम देख लेते हैं। कंजप्शन लोन्स क्या होते हैं, बेसिकली परमिसेबल लोन्स दैट डज नॉट फिट द डेफिनेशन ऑफ इनकम जनरेशन। तो कोई भी ऐसा लोन जिसे हम इनकम जनरेशन एक्टिविटी के लिए नहीं ले रहे तो वो कंजप्शन लोन्स कहलाते हैं। तो गोल्ड लोन्स आप बेसिकली कंजप्शन पर्पस के लिए ले रहे हो, ऐसा हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। बाकी ऑर्नामेंट्स, एक और टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज प्राइमरी गोल्ड एंड प्राइमरी सिल्वर। प्राइमरी गोल्ड एंड प्राइमरी सिल्वर क्या होता है, मींस गोल्ड एंड सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स एंड क्वाइंस। ये क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में भी आगे जिक्र है। ठीक है, तो गोल्ड जो है, यहाँ पे हम गोल्ड लोन्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे कि देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ गोल्ड जिनके अगेंस्ट जो है लोन नहीं मिल सकता। ठीक है, हाँ नहीं मिल सकता। देन टॉप अप लोन, बेसिकली ये एक कंडीशन होती है कि आपका अगर एग्जिस्टिंग लोन है तो आप उसके ऊपर और फर्दर कुछ लोन ले सकते हो, दैट इज टॉप अप लोन। ठीक है,
अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड। जनरल कंडीशन एप्लीकेबल टू ऑल लोन्स अगेंस्ट एलिजिबल कोलेट्रल्स। 1 सेकेंड गाइस। पहली चीज, जितना भी प्रोसेस है हमारा यहाँ पे, ठीक है, गोल्ड लोन्स के अगेंस्ट या सिल्वर लोन्स के अगेंस्ट, तो यहाँ पे दे नीड टू हैव, बैंक्स नीड टू हैव अ कंप्लीट स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर ऑल अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। ठीक है, सेम ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी स्टैंडर्डाइज। कोई यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज का ऑप्शन नहीं रखा है आरबीआई ने। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसकी वजह से जो है काफी सारे इश्यूज आ रहे थे। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि गोल्ड लोन्स कितने क्वांटम तक का आप अवेल कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स में हम जरा जिक्र करते हैं। Restrictions and ceiling. A lender shall not grant any advances or loan against primary gold. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइमरी गोल्ड और सिल्वर और फाइनेंशियल असेट्स बैक बाय प्राइमरी गोल्ड एंड सिल्वर, एग्जांपल यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ये क्या है कि देखिए, आप अगर यहाँ पे गोल्ड लोन लेना चाहते हो तो गोल्ड जो है वो प्राइमरी गोल्ड नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, जो जैसे बुलियन फॉर्म में होता है, जो आपके स्टैंडर्ड बार होते हैं ना, या कॉइन्स, ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो पहली चीज, आपका गोल्ड जो है वो बुलियन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट हैज टू बी इन ज्वेलरी वगैरह, ऑर्नामेंट वगैरह के फॉर्म में ही होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। इट मतलब अगर इनके फॉर्म में नहीं होगा तो बेसिकली आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन एक और चीज है, सपोज आपने गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल टाटा का गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जिसमें मैं भी इन्वेस्ट करता हूं। ठीक है, मतलब देखिए, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इट्स मोर लाइक मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। तो वो जो आपका वहां पे जो आपकी यूनिट्स हैं, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज ए प्लेजिंग टू गेट द लोन। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो यूनिट्स आप प्लेज नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपली अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, भैया आपके पास जो गोल्ड की ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, गोल्ड एंड सिल्वर के, आप उन्हें ही प्लेज कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे वो बुलियन पर्पस क्या होता है, देखिए, बुलियन इज बेसिकली स्पेक्यूलेशन की वजह से नहीं यूज करते। मोर ओवर यहाँ पे कुछ और रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। ठीक है, वो क्या है कि एक लेंडर ने क्या किया, गोल्ड लोन्स दिए कस्टमर्स को। अब उसके पास गोल्ड आ गया, अब वो इस गोल्ड को, क्योंकि उसे पता है कि एक टेन्योर तक ये गोल्ड उसके पास रहने वाला है, तो क्या इस गोल्ड को आगे प्लेज करके वो लोन ले सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है, अ लेंडर शेल नॉट अवेल लोन्स बाय रीप्लेजिंग गोल्ड और सिल्वर प्लेज टू इट्स बाय बोरोवर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ना ही वो कर सकता, ना वो ऐसे लोन ले सकता, ना ही वो ऐसे लोन दे सकता किसी और रेगुलेटेड एंटिटी को जिसने गोल्ड लोन्स ऐसे प्लेज किए हुए हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ना वो खुद ले सकता, ना वो खुद को, मतलब दूसरे को लोन दे सकता है इसके अगेंस्ट। आप फंडा समझे? मैं सिंपल वे में समझाता हूं। एसबीआई के पास कस्टमर आए गोल्ड लोन लेने, उन्होंने अपना गोल्ड यहां पे रख दिया, तो एसबीआई इस गोल्ड को यूज करके लोन नहीं ले सकता। देन अगर हम बात करें, सपोज पीएनबी के कस्टमर्स ने यहां पे गोल्ड रखा, तो ये गोल्ड वो किसी और रेगुलेटेड एंटिटी को देके, मतलब यहां पे एसबीआई इसको लोन नहीं दे सकता इस गोल्ड के अगेंस्ट। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उस गोल्ड को रीप्लेज नहीं किया जा सकता, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं। ओके, देन यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज, कितना मैक्सिमम आप बेसिकली ऐसे प्लेज कर सकते हो गोल्ड और सिल्वर। तो एग्रीगेट वेट ऑफ ऑर्नामेंट्स प्लेज फॉर ऑल लोन्स टू ए बोरोवर शेल नॉट एक्सीड 1 किलोग्राम ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड 10 किलोग्राम ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट्स। तो अगर ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में है, ज्वेलरी वगैरह के फॉर्म में है, तो भैया आप 1 kg ऑफ गोल्ड मैक्सिमम प्लेज कर सकते हो और 10 kg ऑफ सिल्वर मैक्सिमम प्लेज कर सकते हो टू गेट द गोल्ड लोन फ्रॉम द लेंडर। एंड एग्रीगेट वेट ऑफ कॉइन्स, अगर आपके पास गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स हैं, तो वो यहां पे थोड़ा सा लिमिट है कि गोल्ड के केस में 50 ग्राम का गोल्ड कॉइन आप प्लेज कर सकते हो और 500 ग्राम के सिल्वर कॉइन्स आप प्लेज कर सकते हो टू गेट द लोन। तो ये जो लिमिट है भैया, याद कर लेना। इस पे क्वेश्चन मुझे ऑलमोस्ट श्योर है आने वाला है, किसी भी अपकमिंग एग्जाम में, यूनियन में या फिर एसबीआई सीबीओ में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक और चीज है, टेन्योर ऑफ कंजप्शन लोन इन द नेचर ऑफ बुलेट रीपेमेंट लोन शैल नॉट बी मोर देन 12 मंथ्स। मतलब अगर आप बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन चूज करते हो, जहां पे आप सिंगल एक प्रिंसिपल, मतलब एक ही इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर सकते हो, तो वहां पे उस लोन का टेन्योर मैक्सिमम 12 मंथ हो सकता है। बाकी नॉर्मल जो आपका होता है कि ईएमआई स्टार्ट करा दो, तो वो तो है, लेकिन बुलेट रीपेमेंट के केस में मैक्सिमम जो टेन्योर किसी भी लोन का हो सकता है वो है 12 मंथ्स।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिलेटेड टू गोल्ड लोन्स। इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन एंड असेइंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कोलेटरल। वैल्यूएशन एंड असेइंग इज बेसिकली, असेइंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ द गोल्ड। आप जो गोल्ड लाए हो उसकी उसकी बेसिकली कितने कैरेट का गोल्ड है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो अराइव करना, दैट इज नोन एज असेइंग। ठीक है, तो वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, सिंपल यहां पे इन्होंने मेथड बताया हुआ है कि या तो पिछले 30 दिन का, पहली चीज आप उसकी क्वालिटी आइडेंटिफाई करोगे, यार गोल्ड की या सिल्वर की क्या किस क्वालिटी पैरामीटर का है, 22 कैरेट है, 20 कैरेट है, किस तरह का गोल्ड है। देन उसकी वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, तो वैल्यू कंसीडर की जाएगी या तो पिछले 30 दिन का जो आपका एवरेज रहा है प्राइस का, या फिर वन मोर प्रोसेस इज देयर, मैं एक मिनट आपको बताता हूं। For this purpose, lower of the average closing price of the gold or silver, as the case may be, that specific purity over the preceding 30 days, or the closing price of the gold or silver, as the case may be of that of specific purity on the preceding day. ठीक है, पिछले 30 दिन के एवरेज की प्राइस जो रही है या पिछले दिन की प्राइस जो रही है, ठीक है, पिछले 30 दिन के एवरेज की जो प्राइस रही है या लास्ट डे की जो क्लोजिंग प्राइस रही है, एज पब्लिश्ड बाय इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन, या फिर कमोडिटी एक्सचेंज रेगुलेटेड बाय सेबी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्राइस पब्लिश करते हैं, तो या तो ये या ये, इन दोनों में जो लोअर प्राइस होगी वो ही उसकी वैल्यूएशन कंसीडर की जाएगी। तो पहले आप क्या करोगे, एसेइंग करोगे, बेसिकली गोल्ड सिल्वर की आप एक प्यूरिटी स्टैंडर्ड चेक करोगे, किस प्यूरिटी का ये गोल्ड है, और उस प्यूरिटी लेवल की लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो रही है या फिर पिछले 30 दिन का जो एवरेज रहा है, उन दोनों में से जो लोअर होगा वो आपकी यहाँ पे वैल्यूएशन उस हिसाब से की जाएगी। ठीक है, अब वैल्यूएशन कर ली कि सपोज आपका गोल्ड था 1 kg का, उस हिसाब से वैल्यू निकाल ली कि टोटल वैल्यू ये आ गई। तो टोटल वैल्यू कभी भी लोन नहीं दिया जाता, उसके लिए हमारा कंसेप्ट आता है लोन टू वैल्यू रेशो, LTV। यानी कि अगर टोटल वैल्यू 1 करोड़ है तो सर्टेन परसेंटेज, फॉर एग्जांपल अगर 70% है तो 70 लाख ही आप लोन दे सकते हो। दिस इज लोन टू वैल्यू रेशो। तो यहां पे भी आरबीआई ने बताया हुआ है कि किस क्वांटम तक के लोन के लिए क्या लोन टू वैल्यू रेशो रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लोन 2.5 लाख से कम है तो लोन टू वैल्यू रेशियो रहेगी 85%। ठीक है, 2.5 लाख से मतलब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो लोन टू वैल्यू रेशियो रहेगी 80%। एंड अगर 5 लाख से ज्यादा क्वांटम का लोन आपको चाहिए तो लोन टू वैल्यू रेशियो रहेगी 75%। मतलब कि अगर आपको 5 लाख का लोन चाहिए तो भैया 5 और फिर निकाल लो परसेंटेज में भाई, 5 लाख का लोन मिला, 75% ऑफ 5 लाख, यानी कि आपको कैलकुलेट कर लेना यार आई थिंक 6 लाख अराउंड जरूरत पड़ेगी टोटल गोल्ड की। चलो कैलकुलेट कर लेना मेरा क्वांट्स वैसे ही अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लोन टू वैल्यू रेशो। ठीक है, मतलब अगर छोटे क्वांटम का, बेसिकली मैं यहां पे अगर ये समझा दूं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आपको छोटे क्वांटम का लोन चाहिए, ठीक है, तो आपको कम गोल्ड प्लेज करना पड़ेगा क्योंकि लोन टू वैल्यू रेशो हायर साइड है। ठीक है, आप सपोज 3 लाख का गोल्ड लाते हो, ठीक है, और लोन टू वैल्यू रेशियो 85 है, तो 3 लाख का 85 हो गया आपका लगभग 2,55,000, जो कि लिमिट से क्रॉस कर गया है। तो यानी कि फिर हमारी लिमिट लगेगी 80% वाली। ठीक है, तो मतलब आप समझ जाओ कि आपको ज्यादा क्वांटम ऑफ लोन मिल सकता है, डिपेंडिंग अगर आपको छोटा लोन चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए या बड़ा लोन चाहिए। ठीक है, लेकिन बड़ा लोन हो जाएगा तो फिर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गोल्ड आपको प्लेज करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात। नाउ अब यहां पे बात करते हैं कि देखो जो पूरा प्रोसेस है ऑफ असेइंग, वैल्यूएशन वगैरह, इट हैज टू बी स्टैंडर्डाइज अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। हर ब्रांच का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। जो भी आप गोल्ड उसकी प्योरिटी टेस्ट कर रहे हो, दैट हैज टू बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड टू दी बोरोअर। बोरोअर को कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज को कम्युनिकेट करना बोरोअर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस था लोन का, ठीक है, वो आरबीआई ने अब स्टैंडर्डाइज कर दिया इवन एट द ब्रांच लेवल। एंड इवन यहां पे ये भी बोला गया है कि जो ब्रांच यहां पे बेसिकली गोल्ड लोन दे रही है तो गोल्ड वो अपने पास ही रखेगी। कुछ केसेस में वो ट्रांसफर भी कर सकती है दूसरी ब्रांचेस में, वो स्पेसिफिक केसेस हो सकते हैं। ठीक है, उनका रेगुलर ऑडिटिंग वगैरह यहां पे किया जाएगा, डायरेक्ट फिजिकल इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। तो ये पूरा यहां पे इन्होंने बताया हुआ है, पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है गोल्ड लोन से रिलेटेड। ठीक है, इवन
गोल्ड जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है दैट हैज टू बी स्टैंडर्डाइज। जो जैसे हमारे नॉर्मल लोन्स में की फैक्ट स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं, बोरोवर को वो हर चीज कम्युनिकेट करनी होगी कि आपका भैया ये प्योरिटी स्टैंडर्ड है, ये वैल्यूएशन है, इस हिसाब से हम इतना लोन दे रहे हैं, इस इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, एंड सो एवरीथिंग हैज टू बी इवन स्टैंडर्डाइज इन द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द बोरोवर। हर चीज कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कोलेट्रल मैनेजमेंट, ठीक है। जिस ब्रांच से लोन लिया जाएगा उसी ब्रांच में जो है आपका कोलेट्रल रखा जाएगा, कुछ केसेस में वो ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और जैसे ही आपका लोन पूरा हो जाता है तो 7 डेज के अंदर अंदर आपको कोलेट्रल जो प्लेज रखा हुआ है वो आपको रिलीज कर देना होगा। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, हाँ ये रहा, फॉर ए पीरियड ऑफ 7 डेज, ठीक है। जैसे ही आपने लोन अपना चुका दिया उसके 7 दिन के अंदर आपका जो प्लेज है वो रिलीज कर दिया जाएगा। आपने जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह दिए थे वो यहाँ पे रिलीज कर दिए जाएंगे। हो सकता है कि जब आपने ये कोलेट्रल रखा बैंक की कस्टडी में तो बैंक की कस्टडी में कुछ उनको डैमेज वगैरह हो गया, ठीक है। तो देयर इज अ प्रॉपर कंपेंसेशन मैनेजमेंट, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग बैंक जो है कस्टमर को इन्फॉर्म कर देगा। अब कंपेंसेशन वगैरह कितना होगा वो यहाँ पे नहीं बताया हुआ, आई थिंक दैट हैज टू बी एज पर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, ठीक है। तो वो उसके बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ भैया आपके पूरे लोन प्रोसेस से रिलेटेड, कितना लोन कैसे कितना सब कुछ हम डिस्कस कर चुके। अब अगर आप लोन नहीं चुकाते, लोन चुका दिया 7 दिन के अंदर सब कुछ ठीक है, अगर आप लोन नहीं चुकाते तो प्रॉपरली ऑक्शनिंग, जो आपके पास कोलेट्रल है गोल्ड सिल्वर, उसकी आप ऑक्शनिंग कर सकते हो। बट ऑक्शनिंग से पहले आपको बोरोवर को अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा, मे बी बाई ईमेल, बाई वी कैन से पोस्ट। लेकिन अगर सब कुछ नहीं है तो आप एक पब्लिक नोटिस निकालोगे इन अ नेशनल न्यूज़पेपर एंड अ रीजनल न्यूज़पेपर, और उस पब्लिक नोटिस के 30 दिन के बाद ही आप ऑक्शनिंग कर सकते हो। दैट इज द क्राइटेरिया। सपोज ये क्या है कि पब्लिक नोटिस इसलिए बताया हुआ है कि सपोज जो बोरोवर है उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, उसने गलत ईमेल दिया या उसका पोस्टल एड्रेस गलत है, वॉट एवर द रीजन, तो पब्लिक नोटिस यहाँ पे 30 दिन का है कि अगर आप 30 दिन के अंदर बोरोवर आपको नहीं रीच आउट कर दिया तो उसके बाद आप ऑक्शनिंग कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब ऑक्शनिंग के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, कि फर्स्ट ऑक्शनिंग में जो है आप मिनिमम 90% रियलाइजेबल वैल्यू, जो सपोज गोल्ड 1 लाख का है तो 90,000 आप उसकी मिनिमम ऑक्शनिंग रखोगे। अगर पहली बिडिंग सक्सेसफुल नहीं होती, दूसरी बिडिंग सक्सेसफुल नहीं होती, तो आप उसको ऑक्शनिंग को रिड्यूस कर सकते हो टू 85%, मतलब 85%, 85,000 अगर एग्जाम्पल देखें तो 85,000 तक आप ऑक्शनिंग रिड्यूस कर देते हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये पॉइंट्स हुए, ठीक है। एंड कंपेंसेशन से बारे में बात करें तो अच्छा हाँ, जैसे कि ऊपर आपने देखा कि सपोज जो कोलेट्रल है दैट हैज टू बी रिलीज्ड विद इन 7 डेज व्हेन द पेमेंट इज बीइंग डन। अगर वो रिलीज नहीं होता तो बोरोवर को यहाँ पे पर डे के हिसाब से 5,000 रुपए कंपेंसेशन दिया जाता है। जस्ट लाइक आपका जो नॉर्मल हाउस लोन में जो आपका अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलते तो वहां पे भी यही कंपेंसेशन है, तो यहाँ पे गोल्ड लोन्स में भी वही कंपेंसेशन है, 5,000 रुपए पर डे बैंक विल पे टू दी बोरोवर अगर वो फर्दर डिले करता है इन प्रोवाइडिंग द पोजेशन ऑफ द कोलेट्रल टू दी बोरोवर्स, अगर उसने लोन अच्छे से रीपे कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे एक और कंसेप्ट है अनक्लेम्ड गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। हम किस गोल्ड एंड सिल्वर को अनक्लेम कहेंगे? सपोज किसी ने अपना लोन चुका दिया, उसके बावजूद भी वो 2 साल तक उस गोल्ड को क्लेम नहीं करता, वॉट एवर द रीजन, सपोज या कई कुछ केसेस ऐसे होते हैं डेथ वगैरह हो जाती है, कुछ हो गया, तो अगर वो गोल्ड आइडल है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स तो उसको हम बोल देते हैं अनक्लेम्ड गोल्ड और सिल्वर, जस्ट लाइक एन अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो होता है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो है बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि दे नीड टू रीच आउट, जैसे आपके अनक्लेम डिपॉजिट के रिगार्डिंग बोला जाता है कि यू हैव टू रीच आउट टू दी क्लाइंट, उसी तरह यहाँ पे बोरोवर को आपको कोशिश करनी है टू रीच आउट। लेकिन अनक्लेम्ड गोल्ड वो हो जाएगा जो कि आपका 2 साल से आइडल है, क्लाइंट ने पूरा रीपेमेंट कर दिया है, लोन वगैरह का सेटलमेंट हो चुका है, बट स्टिल ही इज नॉट क्लेमिंग बैक द गोल्ड कोलेट्रल। इसके अलावा अदर इंस्ट्रक्शंस तो कुछ नहीं है, दैट इज इट। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा इस सर्कुलर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। आरबीआई ने यहाँ पे गोल्ड लोन सिल्वर लोन से रिलेटेड जो डायरेक्शंस थी वो यहाँ पे पब्लिश की हैं, प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज किया है, कितने क्वांटम तक का लोन, एलटीवी वैल्यू, पेनल्टी, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो आप लोग के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एक बार कहो तो मैं जल्दी से दोबारा की इंफॉर्मेशन आपको बोल देता हूं क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले स्कोप कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस पे लगता है, तो ऑलमोस्ट सभी बैंक्स पे लगता है जो हमारे लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
ऑफ कोर्स पेमेंट बैंक्स लोन प्रोवाइड नहीं करते तो यार उन पे नहीं लगेगा, ठीक है। बुलेट रिपेमेंट का क्या मतलब होता है? प्राइमरी गोल्ड एंड प्राइमरी सिल्वर क्या होता है? जो कि गोल्ड जो कि ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स के मेरे बेसिकली सिंपल वो जो ब्लॉक्स होते हैं ना, जिनमें कहीं ना कहीं हम बोलें तो जो कोमोडिटी ट्रेडिंग जो जिनमें होती है, ठीक है, जो आपने गोल्ड बार्स देखे होंगे तो दैट आर बेसिकली दैट, ठीक है। ले तो हम लोन किस में दे सकते हैं? जो गोल्ड आपका, जो गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में उनमें। अच्छा हाँ, एक चीज और है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताना भूल गया कि क्या गोल्ड लोन्स में कई बार जेम स्टोन्स वगैरह होते हैं, क्या उनकी वैल्यू कंसीडर की जाएगी? तो नहीं, सिर्फ मेटल की वैल्यू कंसीडर की जाती है। ऑर्नामेंट्स में जो जेम्स वगैरह होते हैं उनकी वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती, तो ये बात याद रखना। मेटेलिक वैल्यू वुड बी कंसीडर दैट टू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। देन कुछ जनरल कंडीशन जो सभी लोन्स पे लगेंगी। रेस्ट्रिक्शंस एंड सीलिंग के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है, कि जो आपका गोल्ड के टर्म्स में मैक्सिमम गोल्ड आप जो प्लेज कर सकते हो 1 kg, सिल्वर के केस में 10 kg, अगर वो कॉइन्स के फॉर्म में है तो 50 ग्राम इन केस ऑफ गोल्ड एंड 500 ग्राम इन केस ऑफ सिल्वर, ठीक है। बाकी जो बुलेट रिपेमेंट के बेस जो लोन्स होंगे उनका जो मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है वो है 12 मंथ्स एंड दैट इज इट। बाकी एलटीवी वैल्यू 2.5 लाख से कम के, मतलब 2.5 लाख से कम के लोन्स के लिए 85%, 2.5 से 5 लाख के लिए 80% एंड 5 लाख से वो ऊपर के लिए 75%, ठीक है। जैसे ही लोन पूरा हो जाता है तो 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर आपको जो है कोलेट्रल को रिलीज कर देना है। अगर लोन नहीं चुकाया जाता तो आप ऑक्शनिंग कर सकते हो। ऑक्शनिंग के लिए आपको पहले एक बोरोवर को इन्फॉर्म करना होगा, देन एक पब्लिक नोटिस निकालना होगा। पब्लिक नोटिस के 30 डेज के बाद आप ऑक्शनिंग कर सकते हो। पहली बिडिंग में 90% मिनिमम प्राइस एंड नेक्स्ट 2 बिडिंग अगर फेल हो जाती हैं तो फिर 85% वुड बी द मिनिमम बिडिंग प्राइस, ठीक है। देन पेनल्टी कंपेंसेशन, अगर आप टाइमली आपका कोलेट्रल रिलीज नहीं होता तो फिर वो 5,000 पर डे के हिसाब से, 5,000 पर डे के हिसाब से आपकी पेनल्टी लगेगी। एंड देयर वाज वन मोर थिंग which was related to unclaimed gold and silver. So gold that is lying idle with the bank for a period of more than 2 years, or as in the case of silver, तो वो हमारा हो जाता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड गोल्ड एंड सिल्वर। एंड द सेम प्रोसेस जो हमारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के केस में होता है कि यार यू हैव टू रीच आउट टू द कस्टमर एंड ऑल, तो यहाँ पे भी वही चीज होगी। तो इसी के साथ ये सेशन कर रहा हूँ रैप अप। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। गाइडलाइंस क्लियर हो गई हूँ, सारे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन याद हो गए हैं। याद हो गए तो थम्स अप दे देना चैट बॉक्स में, एंड उसके बाद कमेंट सेक्शन में भी एक छोटा सा अप्रिसिएशन दे सकते हो। यार अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।